हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और आज हम बात करेंगे भारत की मल्टी अलाइनमेंट यानी कि बहुसंरेखण की नीति के बारे में। किस तरह भारत नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है और मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ने के क्या क्या कारण हैं, भारत क्यों इस नीति का पालन कर रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि हमें कहां कहां पर देखने को मिलता है कि भारत मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, यानी कि पहले शीत युद्ध काल में भारत ने पालन किया गुट निरपेक्षता की नीति का कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि भारत को उस टाइम पे खतरा था। तो जितने भी 9 स्वतंत्र देश थे, अफ्रीका और एशिया के जो भी 9 स्वतंत्र देश थे जिनको अभी अभी औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी, उन देशों ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया और ना ही ये यूएसएसआर के साथ शामिल हुए, ना ही यूएसए के गुट में। तो उस समय भारत और अन्य देशों ने पालन किया नॉन अलाइनमेंट का। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि भारत मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है कि भारत एशिया, अफ्रीका के साथ साथ यूरोप, रूस, अमेरिका सभी देशों के साथ कनेक्ट करने की, सभी देशों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत विभिन्न गुटों के माध्यम से यानी कि अलग अलग गुटों से जुड़कर सभी देशों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है और जुड़ा हुआ है। तो ये है भारत की मल्टी अलाइनमेंट की नीति कि जो भारत पहले किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, जहां पहले इंडिया ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया था, वहां अब भारत विभिन्न गुटों से जुड़ रहा है, मल्टी अलाइनमेंट बना रहा है। तो ये है इंडिया की पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। तो भारत की विदेश नीति में प्रगतिशील विकास हुआ है। प्रगतिशील विकास का मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और कल एकदम से हमने बहुसंरेखण यानी कि मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई, ऐसा नहीं है। भारत की विदेश नीति का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रगतिशील विकास हुआ है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है। कैसे कि शीत युद्ध काल में हमने जाना भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया था, नॉन अलाइनमेंट की नीति का पालन किया था। और उसके बाद जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को एक अलग देश का दर्जा प्राप्त हुआ था, उस समय क्या था कि पाकिस्तान के गुट में चीन और अमेरिका शामिल हो गए थे। ऐसे में भारत ने क्या किया, यूएसएसआर के साथ सैन्य और सामरिक समझौता किया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भारत जहाँ किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाह रहा था, वहाँ पर भारत ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूएसएसआर के साथ यानी कि सोवियत संघ के साथ समझौता किया। और सोवियत गुट में हम कह सकते हैं कि भारत सीधे तौर पर नहीं पर इनडायरेक्टली सोवियत गुट में शामिल हुआ। लेकिन आज भारत मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है। भारत विभिन्न वैश्विक शक्ति केंद्रों के साथ अलग अलग तरीके से भागीदार है, मल्टी अलाइनमेंट बना रहा है भारत। तो ऐसा क्यों? भारत ने हमेशा ये जो अलग अलग नीतियाँ अपनाई हैं, जो विदेश नीति में ये प्रगतिशील विकास हुआ है, वो भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनाया। तो भारत के लिए भारत के राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी के दबाव में आकर या किसी अन्य देश की शक्ति को देखकर उसके साथ कोई समझौता किया है या उसके साथ जुड़ाव किया है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ये विभिन्न नीतियां अपनाई हैं। शीत युद्ध काल में हमने देखा कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो होता भारत की स्वतंत्रता पर खतरा। अगर उस समय भारत किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो हो सकता है वो भारत की स्वतंत्रता पर खतरा होता या भारत फिर से किसी देश का गुलाम बन जाता। तो इसलिए भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा, राष्ट्रीय हितों को महत्वपूर्ण माना और गुट निरपेक्षता की तरफ भारत बढ़ा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन फिर जब भारत ने देखा कि भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है
और कोई भी देश यानी कि जो बड़े बड़े देश थे जिन्हें हम महाशक्ति कह सकते हैं, जैसे कि यूएसए एंड चाइना, ये पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। ये इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था और ऐसे में फिर भारत यूएसएसआर की तरफ बढ़ा। भारत ने यूएसएसआर के साथ सैन्य और सामरिक समझौते किए। तो वो क्यों किए? क्योंकि वो भारत के राष्ट्रीय हित के लिए ज़रूरी थे। वो समझौता भी भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही किया गया। और जब आज हम देखते हैं कि भारत बहुसंरेखण की तरफ बढ़ रहा है, भारत मल्टी अलाइनमेंट बना रहा है, तो वो भी केवल और केवल राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही बनाए जा रहे हैं। भारत आज सभी देशों से जुड़ रहा है, विभिन्न गुटों के माध्यम से भारत सभी देशों से जुड़ रहा है। तो ऐसा केवल भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए ज़रूरी है, ऐसा केवल इसलिए हो रहा है। तो ये है भारत की विदेश नीति में प्रगतिशील विकास, जो हमने देखा शीत युद्ध काल से लेकर आज तक। और जो ये प्रगतिशील विकास हुआ है भारत की विदेश नीति में, उसके लिए भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया है। अब हम बात करते हैं मल्टी अलाइनमेंट के कारण के बारे में कि भारत मल्टी अलाइनमेंट क्यों बना रहा है, इसके क्या कारण हैं। तो दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं इसके कि आज विदेश नीति में आर्थिक एकीकरण बहुत ज़रूरी है। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक एकीकरण ज़रूरी है। अपनी अर्थव्यवस्था को हर देश के साथ देखना ज़रूरी है ताकि हमारे देश में निवेश बढ़े और विदेशी मुद्रा आए। और दूसरा कारण है चीन का पड़ोसी देशों के खिलाफ उदय। हम देख रहे हैं कि जो चीन है वो पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, म्यांमार। ये सभी उदाहरण हैं कि किस तरह चीन का पड़ोसी देशों के खिलाफ उदय हो रहा है और भारत में भी चीन ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए चीन के इस उदय का सामना करने के लिए, चीन की पॉलिसीज़ का सामना करने के लिए भारत क्या कर रहा है? मल्टी अलाइनमेंट बना रहा है। क्योंकि ऐसी बड़ी ताकत के खिलाफ एक तरफा रुख अपनाना सही नहीं है। एक तरफा रुख नहीं अपना सकते हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी एक गुट में शामिल हो जाएं या सिर्फ किसी एक देश के साथ समझौता कर लें। हमें क्या करना होगा? सभी देशों के लिए अपने मार्ग खुले रखने हैं। हमें सभी देशों से कनेक्ट करना है। भारत को अफ्रीका से भी कनेक्टेड रहना है, मध्य एशिया, यूरोप, इसके अलावा अमेरिका से भी कनेक्टेड रहना है ताकि हम चीन की ताकत का सामना कर सकें। तो इसलिए भारत क्या कर रहा है? मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है कि भारत मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है। हम देखते हैं क्वाड संगठन, जो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का एक संगठन है और इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। तो क्वाड का क्या उद्देश्य है? जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, यहाँ पर चीन की शक्ति का सामना करना और इसके साथ ही सैन्य और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। भारत आसियान संगठन से भी जुड़ा हुआ है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है कि आसियान देशों के बीच क्या होगा? मुक्त व्यापार होगा ताकि व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिले। तो ये ज़रूरी है आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक हितों के लिए। लेकिन इसके साथ ही आसियान देशों ने RCEP यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का समझौता किया था, लेकिन भारत ने RCEP नहीं किया आसियान देशों के साथ। भारत ने RCEP से खुद को अलग रखा। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि भारत आसियान देशों से जुड़ा हुआ है, आसियान संगठन में शामिल है और भारत ने उनके साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है, लेकिन RCEP समझौता नहीं किया क्योंकि ये भारत के राष्ट्रीय हित के अकॉर्डिंग नहीं है या भारत को ये समझौता अपने राष्ट्रीय हित के लिए ज़रूरी नहीं लगता। तो इसलिए भारत ने RCEP समझौता नहीं किया। भारत की एक्ट ईस्ट की नीति, तो हम देखते हैं भारत की जो एक्ट ईस्ट की नीति है, इसके अंतर्गत भारत क्या करता है? पूर्वी देशों के साथ जुड़े रहने की कोशिश करता है। जितने भी द्वीपीय देश हैं, हम देखते हैं जापान के साथ और जो भी अन्य पूर्वी देश हैं, भारत उनके साथ जुड़े रहने की कोशिश करता है, उनके साथ समझौते करता है और इस तरह भारत यहाँ से भी कनेक्टेड है। फिर हम देखते हैं I2U2 में इंडिया, इजराइल, USA और UAE का जो ये संगठन है,
इसमें क्या है, आपसी हित के सामान्य क्षेत्र पर इन चारों देशों के बीच चर्चा की जाती है। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा पर सहयोग और संयुक्त निवेश को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाता है। इसमें क्या है, इनमें से किसी भी क्षेत्र में जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इनमें संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना इस संगठन का उद्देश्य है। जैसे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र पर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, यहाँ पर ये संयुक्त रूप से चारों देश निवेश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए भारत में फूड पार्क खोला जा रहा है, तो जो भारत में फूड पार्क खोला जाएगा उसमें ये चारों देश अपना सहयोग देंगे, निवेश करेंगे। और इसके माध्यम से हमें इजराइल की जल संसाधन तकनीक भी प्राप्त होगी। तो यहाँ I2U2 से जुड़ने का भारत का क्या फ़ायदा होगा, क्या भारत के लाभ होंगे? भारत को UAE से वित्तीय लाभ मिलेगा, इजराइल की तकनीक मिलेगी और USA का इन्वॉल्वमेंट यानी कि सहभागिता मिलेगी। तो इस तरह से भारत I2U2 के माध्यम से USA, UAE और इजराइल से जुड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। तो भारत यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से भारत मध्य एशिया के साथ साथ चीन तथा रूस से भी इस संगठन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इसके माध्यम से भारत को अपने पश्चिम पड़ोस के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का मौका मिलता है। तो पश्चिम पड़ोस का क्या मतलब है, जैसे कि ये भारत है और इस तरफ मध्य एशिया और अन्य एशिया के जो देश हैं, भारत इस संगठन के माध्यम से उनसे जुड़ा हुआ है। और हाल ही में ईरान भी इसके सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो भारत को यहाँ पर ईरान से जुड़ने का भी मौका मिला है। और ईरान से तेल खरीद के लिए ईरान से जुड़ना भारत के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो इसलिए भारत अमेरिका के खिलाफ भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से संगठनों के माध्यम से भारत अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। तो भारत यहाँ पर कोशिश करेगा कि अमेरिका ने जो ईरान पर प्रतिबंध लगाया है उसको हटाया जाए, ताकि ईरान से तेल खरीदा जा सके। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जैसे कि हमने I2U2 देखा, हमने क्वाड देखा, हमने आसियान के बारे में जाना, इसके अलावा भारत की एक्ट ईस्ट नीति के बारे में भी देखा, और हमने SCO में भी देखा कि भारत इन गुटों के माध्यम से विभिन्न संगठनों से जुड़ा हुआ है। ये क्या दिखाता है, ये भारत का मल्टी अलाइनमेंट दिखा रहा है कि भारत मल्टी अलाइनमेंट कर रहा है, विभिन्न गुटों में शामिल हो रहा है। इसके साथ ही भारत एक वैश्विक नेता के रूप में भी उभर रहा है। वैश्विक नेता के रूप में कैसे कि भारत विभिन्न मंचों पर अपनी बात रख सकता है, अपना सहयोग जता सकता है। इसके साथ ही भारत को जो चीज़ें नहीं पसंद, भारत उसका विरोध भी कर सकता है। जैसे कि हमने देखा कि आसियान के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता तो किया है, लेकिन RCEP नहीं किया, क्योंकि भारत को वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं लगा। तो इस तरह से जो चीज़ हमें सही लगती है हम उसकी सराहना के साथ साथ चीज़ों का विरोध भी कर सकते हैं। तो भारत विभिन्न मंचों पर बहुत सी चीज़ों का विरोध भी कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। भारत विभिन्न संगठनों से तो जुड़ ही रहा है, मल्टी अलाइनमेंट बना रहा है, विभिन्न गुटों में शामिल हो रहा है, ताकि सभी देशों के लिए हमारे देश के मार्ग खुले रहें और भारत अपने आर्थिक विकास को तेज कर सके और इसके साथ ही चीन की बढ़ती शक्ति का सामना करने में भी सक्षम हो। तो ये सभी हमने बातें की भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के बारे में। हमने मल्टी अलाइनमेंट के बारे में जाना, हमने जाना कि भारत की पॉलिसीज़ पहले क्या रही थी, फिर भारत किस तरह मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ा, मल्टी अलाइनमेंट के कारण क्या थे और कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं कि भारत मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तब इस टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न है कि शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति किस पर आधारित थी निम्न में से? रूस पर, अमेरिका पर, गुट निरपेक्षता पर या फिर बहुसंरेखण पर? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।
हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल पर, तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।